सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरओ भाग 2 के पाठ बाजार दर्शन जो जैनेंद्र द्वारा लिखा गया है, यह पाठ एक निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बाजार की एक जानकारी दी गई है कि बाजार हमें किस प्रकार आकर्षित करता है। 2-3 पंक्तियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनको स्पष्ट कर दूं। बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। बाजार में एक शक्ति ऐसी है जो हमें वास्तव में अपना गुलाम बना लेती है। हम जाते हैं तो वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है कि वस्तुएं खरीदो। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझ लें कि हमें खरीदना क्या है, तो ये समस्या नहीं आएगी। बाजार हमें अपना गुलाम नहीं बना सकता। तो इस पाठ का सार क्या है, इस निबंध का सार क्या है, किस तरह के विचार जैनेंद्र जी ने प्रस्तुत किए हैं, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने इसको पॉइंट में लिखा हुआ है। प्रसंग जो आता है सबसे पहला लेखक के मित्र का आता है। लेखक अपने मित्र से मिले और पूछने लगे कि भाई कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि मैं बाजार गया था। कहा कितना सामान कैसे लेकर आए, बहुत सारे बंडल उठा रखे थे। लेने तो गए थे मामूली चीज, लेकिन उठा लाए बहुत सारे बंडल लेकर आ गए। तो उसके मित्र ने जवाब दिया, ये महिमा पत्नी की महिमा है, उसी के कारण इतनी खरीदारी हो गई है। लेकिन लेखक ये कहता है कि भाई पत्नी की महिमा ही नहीं, एक और तत्व है जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है, वो मैं लिख देता हूं। मनी बैग। क्या है बेटा? मनी बैग, यानी पैसे की गर्मी, पैसे की पावर। ये मनी बैग जो है, दो चीजें आ गई। एक तो पत्नी जो सामान खरीद कर ला रही है, और दूसरी मनी बैग। ये दो तत्व हैं जो सामान खरीदने के लिए बाजार से प्रेरित करते हैं। अब जो मनी बैग है वो पैसे की क्या है? पावर है। और लोग इस पावर को दिखाने के लिए क्या करते हैं? बंगला, कोठी, गाड़ी, इसका प्रयोग करते हैं। वो इसका प्रदर्शन करते हैं कि हमें बंगला हमने बना लिया, हमने बड़ी गाड़ी ले ली है, तो वो इसका प्रदर्शन करते हैं। और लोग इसे जो है वो पावर नहीं मानते। वो संयमी व्यक्ति होते हैं। वो क्या करते हैं? पैसे को जोड़ते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं। वे संयमी हैं। तो लेखक का मानना है कि सामान जो खरीदने गए थे वो किसी न किसी कारण से खरीद कर लाए हैं। सबसे पहला नंबर क्या था कि पत्नी के कारण कहा, ज्यादा सामान खरीद लाए। दूसरा क्या कहा? मनी बैग, यानी पैसे की पावर, इसके कारण ज्यादा सामान खरीद लिया है। लेकिन लेखक ने दोबारा से अपने मित्र से पूछ लिया कि भाई कितना सामान लेकर आए हो। तो उसने क्या किया, अपना मनी बैग जो था वो सामने खोल दिया कि देखिए मेरे पास तो रेल की टिकट के पैसे तक नहीं बचे, पत्नी ने सारा माल उड़ा दिया है, सारा सामान खरीद लाए। तो लेखक का मानना था कि यदि पैसे और ज्यादा होते तो सामान और ज्यादा आने वाला था। यानी मनी बैग, पैसे की पावर ऐसी होती है कि बाजार में चले गए और जेब में पैसे हैं तो सामान और ज्यादा आएगा। अब आइए दूसरी बात पर कि बाजार का आकर्षण कैसा होता है। अब इस निबंध में एक दूसरी बात और रखी गई है, बाजार का आकर्षण कैसा होता है। बाजार में यदि आप चले गए तो बाजार की चकाचौंध से बच नहीं पाएंगे। लेखक स्वयं कहता है कि बाजार शैतान का जाल है, एक बार इसमें फंस गए तो उसमें से निकल नहीं सकते। और बाजार क्या कहता है? आमंत्रित करता है। यशोवर्धन क्या करता है? आमंत्रित करता, बुलाता है, आ जाइए, मुझे लूटिए, मुझे देखो मैं किसके लिए बना हूं, मैं तुम्हारे लिए बना हूं। बाजार हमें आमंत्रित करता है, कहता है कि मुझे आइए, मेरे पास आइए, जो सामान यहां रखा है उसे लूट ले जाइए, मैं तुम्हारे लिए हूं। और अगर आप बाजार के चौक पर खड़े हो जहां चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा भाई? तो एक पंक्ति बहुत बढ़िया यहां लिखी है, कह रहा है कि भाई आदमी जो है ना, वो क्या सोचता है कि ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये भी मेरे लिए काफी नहीं है, और ज्यादा ले लूं। तो क्या करता है बाजार? आदमी को पागल बना देता है, पागल बना के छोड़ता है बिल्कुल।
कि ये सामान भी ले आऊं, वो सामान भी ले आऊं, आदमी को ये पागल बना देता है। एक पंक्ति है बहुत अच्छी, असंतोष, तृष्णा और इच्छा से घायल मनुष्य को सदा के लिए बेकार कर डालता है। यानी उसमें असंतोष की भावना पैदा कर देता है कि मुझे तो और चाहिए। तृष्णा होती है इच्छाएं, और ज्यादा इच्छाएं खरीदने के लिए। और ईर्ष्या, दूसरों से ईर्ष्या भी होती है कि भाई पड़ोसी ने तो बहुत सारा सामान खरीद लिया, मैंने नहीं खरीदा, तो मुझे तो और भी चाहिए। तो ये बेकार बना देता है। अब फिर क्या हुआ, इस निबंध में एक दूसरे मित्र का प्रसंग और आ गया। बताने लगे कि भाई एक मेरा मित्र और था, दोपहर को बाजार गया और खाली हाथ लौट कर आ गया। कारण क्या था, शाम को खाली हाथ लौटा। कारण पूछा उससे, बोला भाई लेने तो बहुत कुछ गया था, लेकिन किस चीज को लूं और किसको छोड़ूं, ये दिक्कत आ गई मेरे लिए सबसे ज्यादा। मैं किसको तो लूं और किसको छोड़ूं, ये सबसे लिए परेशानी का कारण था। ये कह रहा है कि यदि अपनी चाह का पता ना हो, अपनी इच्छा का पता ना हो, तो आदमी क्या करता है, अनेक इच्छाएं उसे घेर लेती हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो बाजार हमें क्या करता है, आकर्षित करता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद क्या मिलता है, जब आकर्षित करता है, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये सामान खरीद लें, फिर अंत में क्या मिलता है, फिर त्रास, ये मिलता है। त्रास मैंने क्या होता है बेटा, दुख होता है। अंत में दुख ही हाथ लगता है, बाकी कुछ हाथ नहीं लगता। फिर लेखक कह रहा कि बाजार का जादू कैसा है। देखो बाजार का जादू जो है वो किस पर काम करता है, आंख के इशारे पर काम करता है। आंखों से हमने जो चीज देखी, खरीदने की इच्छा हुई और हम खरीद लाए। इसका असर कब होता है, आंख का असर कब होता है, आप मार्केट में गए हो, बाजार में गए हो, चीजें आपने देख ली, असर कब होगा, जब जेब भरी हो और मन खाली हो। मतलब कुछ भी खरीद लाओ, मन में कोई टारगेट आपने नहीं बनाया, कोई एक लक्ष्य नहीं बनाया कि मुझे ये चीज खरीद कर लानी है, तो उस समय क्या होगा, जेब तो भरी हुई है और मन खाली है। तो ये जादू असर करेगा। बाजार का जो जादू है वो पूरी तरह से आपके मन के ऊपर असर करने वाला है। हाँ, एक और असर करेगा, जेब खाली है, मन भी खाली है, तब भी असर पूरा करेगा। भले ही किसी से उधार पैसा लेना पड़े, जेब खाली है लेकिन मन भी खाली है, तो ये पूरा असर उसके ऊपर भी करेगा। अच्छा, ये जब जादू उतरता है, सिर पर जो जादू चढ़ जाता है और ये जादू उतरता है, तो जादू उतरने के बाद क्या होता है, जो हमारे उपभोग की वस्तुएं हम खरीद कर लाए थे, जो लगता था हमारे सुविधाओं के लिए बनी है, फिर वो क्या सिद्ध हो जाती हैं, फिर वो हमारी आरामदायक चीजें नहीं रहती, हमारे आराम में खलल डालने वाली हो जाती है। मान लीजिए आप एसी खरीद लाए, ऐसी गर्मी में एसी हो गया है खराब। एसी से मजा तो लिया आपने, लेकिन एसी खराब हो गया, गर्मी में टप टप पसीने गिर रहे हैं, तो क्या होगा, तब वो हमारी आराम की चीज खलल पैदा करने लग गई है, दुविधा हो गई है। तो ये बाजार ऐसा है बेटा। ये संसार पर लोग जो है ना क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, दिखावा करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि मैं संसार में अपनी पकड़ बनाऊं, कि मैं चीजें खरीद कर लाया हूं। अभिमान भी जगाता है। जब जादू असर कर जाए ना बाजार का और आप खरीद रहे हैं बहुत कुछ, तो घमंड पैदा कर देता है, स्वाभिमान पैदा करता है कि भाई देखो मैं इतनी सारी चीजें खरीद कर लाया हूं। लोगों से ईर्ष्या भावना भी पैदा हो जाती है। अब लेखक कह रहा है कि खाली और बंद मन में क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। ये दो बातें हैं, खाली मन और बंद मन। देखो खाली मन जो है, लेखक कह रहा है कि मन को खाली मत छोड़ो। यदि खाली रह गया तो क्या होगा, तो कुछ ना कुछ मन में गलत चीजें ही आएंगी। बंद मन का अर्थ होता है शून्य। बंद मन यानी बंद कर दिया, अब मेरे मन में कोई चीज नहीं आ सकती, शून्य। और शून्य का अधिकार किसको है, शून्य में कौन है, भगवान है। वहां तो उनके मन में तो इच्छाएं जागृत नहीं होती, तो वो क्या है, वो तो ईश्वर है, और ये अधिकार परमात्मा का हो गया, तो शून्य। अब मनुष्य जो है, ये ध्यान रखो, खाली मन जो है, मनुष्य क्या है यहां पर, अपूर्ण है बेटा, वो पूरा नहीं हो सकता। मनुष्य अपने आप में अधूरा है, उसकी इच्छाएं अधूरी हैं, और जब अपूर्ण है तो चीजें खरीदने की चाहत भी पैदा होगी, ठीक है ना, वस्तुएं खरीदने की चाहत भी पैदा होगी ताकि वो चीजें पूरी हो सकें।
भाई मान लीजिए आपने इच्छा है कि आपने शर्ट खरीदनी है, तो आप क्या करेंगे? खरीद कर लाएंगे? मानेंगे थोड़ी, क्योंकि पूर्णता उसी में है, तन को ढकना है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि इच्छाएं मन में उठेंगी, क्योंकि हमारा मन, हमारा शरीर अपूर्ण है, तो ये इच्छाएं तो उठेंगी। और इच्छा का विरोध करना झूठ है भाई, झूठा दिखावा है। इच्छाओं का विरोध आप कर नहीं सकते, कितना दबाओगे? ठीक है, दबा नहीं सकते। अच्छा, मन को जबरदस्ती बंद कर लीजिए, मैं अपने मन में एक भी इच्छाएं नहीं आने दूं, कोई सामान मुझे खरीद के नहीं लाना। तो ये साधु संत जो हठ योग करते हैं ना, उल्टा लटक गए, नीचे धुआं जो है वो उत्पन्न हो रहा है, वो सांस लिया, तो वो उसको कहते हैं हठ योग। तो मन की इच्छाओं को दबाना भी हठ योग है, तो हठ योग तो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम जो हैं वो अपूर्ण हैं, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो बाजार में गए, आंख फोड़ ली, दिखना बंद हो गया, तो क्या सामान लेना बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना, सामान लेना बंद नहीं करोगे। आंखों से तो सामान दिखता है ना। और मान लो आप आंख ही फोड़ दी, तो दूसरा बता देगा क्या बात है यार, कितनी बढ़िया मोटरसाइकिल आई हुई है, कितनी अच्छी चॉकलेट है, कितने अच्छे कपड़े आए हुए हैं। तो आपका मन तुरंत करेगा, कैसी है बताना भाई, कैसी लग रही है, तो आप तुरंत खरीद कर लाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि लोभ मिटता नहीं है, आंख फोड़ने से भी लोभ नहीं मिटेगा। इच्छा तो होगी, कुछ ना कुछ वस्तुएं हम खरीद लाएं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आंख बंद करके सपने नहीं लेते? क्या सपने भी तो लेते हैं। आंखें ही फूट गई, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर ली, तो बाजार का आकर्षण समाप्त नहीं होगा, तो मन को बंद आप नहीं कर सकते। अतः मन बंद करना केवल हठ है, और मन जो है बंद करने से क्या होता है, और ज्यादा संकीर्ण हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। इसलिए मन को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन बंद करने से बाजार के ऊपर हमारा जो प्रभाव है, हम जो बाजार से खरीदना चाहते हैं, वो इच्छा कभी मर नहीं सकती। ठीक है, तो अगले में आइए, एक प्रसंग दे रखा है यहां पर, भगत जी का प्रसंग। लेखक के पड़ोसी हैं भाई भगत जी, चूरन बेचते हैं, और उनका काम क्या है? सदैव से चूरन बनाना और मार्केट में जाकर के बेच देना। एक खासियत है उनकी कि जितना भी वो बेचते हैं चूरन, 6 आने जब इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद उनकी इच्छा समाप्त हो जाती है, उनका घर खर्च उसी से चल जाता है। इससे आगे जो चूरन बच जाएगा वो निशुल्क बच्चों में बांट देते हैं, घर नहीं ले जाते। और एक खासियत और है, कभी किसी व्यापारी को थोक के भाव नहीं बेचते, क्योंकि पैसा कमाना नहीं है, पैसे के प्रति मोह नहीं है, इच्छा नहीं है। तो वे व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर बाजार का जादू कभी चल नहीं सकता। ये भगत जी जो इनका प्रसंग दे रखा है, उन पर बाजार का जादू कभी भी नहीं चल सकता। एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी हुई है, माल बिछा रहता है पर उनका मन अड़िग रहता है। बाजार में माल बिछा रहेगा, वो अड़िग रहेंगे, वो सामान खरीदने के लिए जाएंगे, लेकिन क्या खरीद के आएंगे? केवल नमक और जीरा खरीद कर ले आएंगे, बाकी दुकानें बेचारे के सामने फीकी पड़ जाती हैं। पैसा भीख मांगता उसके सामने कि मुझे ले लो, मुझे लूट लो, लेकिन वो नहीं लेना चाहते, वो संयमी व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति बाजार को लाभ भी देते हैं और बाजार उनसे सार्थक भी होता है। इसके बाद पैसे की व्यंग्य शक्ति देखिए कि क्या है। देखो, लेखक ने एक बात उठाई है, मान लीजिए आपके पास से एक मोटर गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई, तो आपके मन में क्या इच्छा होगी? काश ये मेरे पास होती। एक बहुत बढ़िया लाइन इसमें लिखी है, मैं बता देता हूं। जब वो निकलेगी वहां से, तो ऐसा लगता है कलेजे को चीर गई। खासकर कौन सी? जो बड़ी गाड़ी है, जिसके आप नाम जानते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के, वो अगर आपके पास से निकल गई तो ऐसा लगता है कलेजा चीर के चली गई। क्यों? क्योंकि भाई देखो, एक पंक्ति लिखी है, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, यानी तुम्हारे पास ये नहीं है, उसका नाम है मोटर। हाय ऐसी विडंबना। आदमी सोचता है कैसी विडंबना है, काश मैं ऐसे घर पैदा हुआ होता, ऐसे माता पिता के घर पैदा हुआ था कि ये मोटर गाड़ी मेरी होती। तो इच्छाएं कभी व्यक्ति की मरती नहीं है, इच्छाएं जागृत रहती हैं, मन को आप बंद नहीं कर सकते।
मन को बंद नहीं कर सकते, मन खाली रहेगा, इच्छाएं जागृत होती रहेंगी। लेकिन भगत जी के सामने क्या है भाई, ये जो अभी वर्णन आया था भगत जी का, ये भगत जी चूरन वाले, इनके सामने क्या है, इनके सामने पैसा पानी भरता है, इच्छाएं पानी भरती हैं। यानी इनके सामने इच्छाएं इन पर हावी नहीं हो सकती। बाजार में जाएंगे, अपनी चीज खरीद कर लाएंगे, बाकी से इसे कोई लेना देना नहीं है। दुकानें कितनी सजी की सजी रहे, चांदनी चौक में निकल के चांदनी चौक कितना सजा रहे, इनको कोई मतलब नहीं है उस बात से। सीधे जाएंगे और सीधे अपना सामान लेकर आ जाएंगे। ये बहुत बढ़िया बात कही है। धन एकत्रित करने की इच्छा और वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता काम करती है। धन एकत्रित करते रहो कितना ही, उसकी निर्बलता है, वो उसकी शक्ति नहीं हो सकती। आगे देखिए अगला पॉइंट, भगत जी की बाजार के प्रति सोच क्या है, क्या सोचते हैं वो बाजार के प्रति। देखो उनका मानना क्या है। एक दिन क्या हुआ, लेखक को बाजार में भगत जी मिल गए, राम रमी हुई, ठीक है जी नमस्ते। बाजार में आंख बंद करके नहीं जाते, आंख खोल कर ही तो जाते होंगे। जाते हैं फिर भी और चीजें नहीं खरीदते, केवल किस दुकान पर पहुंचते हैं, केवल नमक और जीरे वाली दुकान पर पहुंचते हैं, जहां उसे अपना चूर्ण बनाने के लिए सामग्री मिल सके। बाकी के वो पास नहीं जाते, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है, मन खाली नहीं है। मन में लक्ष्य है, केवल यही सामान खरीद के लाना है, बाकी सामान मुझे नहीं लेना। भगत जी ये इस विषय में सोचते हैं ऐसा, तो और सामान बिल्कुल नहीं लेकर आते। तो बाजार का महत्व जब तक है जब तक उनके पास में जीरा नहीं है, नमक नहीं है। जीरा खरीदा, नमक खरीदा, बाजार का महत्व उसके लिए समाप्त हो गया, शून्य हो गया। चांदनी चौक सजा रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ नहीं खरीदेंगे। तो ये भगत का दृष्टिकोण है। कभी आप भी बाजार में जाओ तो ये सोच होनी चाहिए कि मुझे लेकर क्या आना है, मेरा लक्ष्य क्या है। खाली मन हुआ, इच्छाएं बहुत सारी हुई, बहुत कुछ लेकर आऊंगा, तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी। ना तो हमारी जेब इस बात के लिए अनुमति देगी और ना शायद परिवार वाले व्यक्ति अनुमति देंगे। अब बाजार की सार्थकता किसमें है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये मैं आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। देखो बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकता है जो ये जानता है कि मुझे लेकर क्या आना है। भैया ये स्पष्ट है कि वो क्या लेकर आएगा, तभी वो बाजार को सार्थकता दे सकता है। वो चाहता क्या है, जो नहीं जानते वे अपनी परचेजिंग पावर, मनी बैग से, अपनी परचेजिंग पावर से क्या करते हैं, वो ना तो अपने आप को लाभ दे पाते, ना बाजार को लाभ दे पाते। वो क्या करते हैं, बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन क्या होता है, पैसा फेंक दिया और दूसरे ने एक तरफा इतना कमा लिया, फिर बेचारा आम आदमी जाएगा तो वो इच्छा करेगा ना कि जो पहले वाला ग्राहक पैसे देके गया है वैसे ही अगले वाले से भी ले लूं। तो बाजारूपन बढ़ा दिया, पैसों के दाम बढ़ा दिए, चीजों के दाम बढ़ा दिए, वस्तु महंगी हो गई। तो ऐसे व्यक्ति लाभ नहीं उठाते। इसका अर्थ क्या हुआ, वे कपट बढ़ाते हैं। बाजारूपन का अर्थ है कपट, छल कपट, खसोटना, लूटना, चीजें लूट ली जाए, ग्राहक को लूट लिया जाए। वस्तु ये कितने की है, ये 40 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का होगा। कहा क्या जाएगा, 300 रुपए का है जी, चलो 300 का नहीं, मैं आपको 250 का लगा देता हूं। इससे क्या हुआ, बाजारूपन बढ़ गया। आपने फटाफट 300 रुपए फेंक दिए, आपने पूछा भी नहीं। इससे क्या हुआ, बाजार का बाजारूपन बढ़ गया। भाईचारा भी समाप्त होता है। लड़ाई झगड़े होते हैं इस बात को लेकर के कि ये वस्तु इतने की थी। बंटवारा होता है, जमीन का बंटवारा होता है, घर परिवार के बंटवारे होते हैं, और जब छल कपट होता है तो इस तरह से भाईचारा भी समाप्त हो जाता है। दो चीजें रह जाती हैं, एक तो ग्राहक और एक दुकानदार जो बेचने वाला है। बेचक और ग्राहक, दो शब्द टिक गए मार्केट में, बाजार के अंतर्गत। तो ये बाजार की सार्थकता किसमें है, देखो ये क्या होता है, ग्राहक और बेचक ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ठगने की कोशिश करते हैं। जब पैसा फेंका जाता है ना अंधाधुंध, जब सोच नहीं होती क्या लेकर आना है, मन में निश्चित नहीं किया लक्ष्य क्या है, क्या लेकर आना है, पेन लेकर आना है, बस पेन लेने गए 10 किताबें और खरीद लाए, चलो देख लेंगे आगे, देख लेंगे 2 साल बाद पढ़ लेंगे। कुछ और ले आए, साथ में जूते भी ले आए, ठीक है, खाने की वस्तुएं भी ले आए, लेने नहीं गए थे। तो इससे क्या होगा, बाजारूपन बढ़ेगा, छल कपट भी बढ़ेगी। इससे क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है,
जो निष्कपटी है, जो चालाक नहीं है, वो मारा जाता है। यहां पर उसकी बेचारे की हालत खराब होती है, वो मारा जाता है। तो इसलिए ये छल कपट नहीं होना चाहिए, बाजारूपन नहीं बढ़ना चाहिए। होना क्या चाहिए भाई, एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। मुझे बाजार में क्या चीज लेके आनी है, क्या नहीं लेकर आनी, ये अगर निश्चित होगा तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा बाजारूपन बढ़ेगा तो शोषण भी बढ़ेगा, शोषण भी होगा आम आदमी का। एक बहुत अच्छी अंतिम पंक्ति जो लिखी है, क्या लिखी है, जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो ऐसे बाजार को बढ़ावा देता है, जितने का बोला उतने का पैसे फेंक दिए, एक चीज खरीदी थी 10 खरीद लाए, तो इससे क्या करता है, वो क्या करता है, वह अर्थशास्त्र सरासर बेकार है जो ऐसे बाजार को बढ़ावा देगा। अर्थशास्त्र ही बेकार है, मायावी है और अनीति शास्त्र है। यानी अर्थ कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसे बाजार का महत्व नहीं है। ऐसा बाजार फिर क्या करेगा, आम लोगों की जेब काटेगा। तो हम जब भी बाजार में जाएं तो हमारी सोच सीमित होनी चाहिए, हम संयमी होने चाहिए। हमें खरीदकर क्या लाना है, तब जाकर के आप विषय को अच्छे से समझ पाएंगे कि बाजार में जाने का हमारा महत्व क्या है। मुझे लगता है विषय समझ में आ गया है। धन्यवाद। जय श्री राम।